पेश है हिंदी नाटक एक अनार 100 बीमार कड़ी पहली। तो मंच पर सूत्रधार का प्रवेश, आँखों पर चश्मा, सर पर टोपी, हाथ में एक डायरी, दर्शकों से संबोधित होता हुआ बोलता है, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। बंदे का नाम है, रुक जाता है थोड़ा। वैसे नाम में क्या रखा है, मेरा नाम इतना ज़रूरी भी नहीं। डॉक्टर तसीम धारीवाल हो सकता है जो इस नाटक का नाटककार है, पर उसका तो नाम ही है। नाटक तो मुझे ही बनाना है, आपके सहयोग से। दर्शकों को बोला, आपके सहयोग से। जहाँ आपको लगे कि मैं यथार्थ से दूर जा रहा हूँ, मुझे टोक देना। जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो फिर करें नाटक शुरू। तो सबसे पहले बनाते हैं प्लॉट। प्लॉट से भी पहले रचते हैं पात्र। पात्रों में भी सबसे पहले रचा जाए नायक को। और नायक जनाब आप लोगों के बीच में से ही होना चाहिए। तो सूत्रधार ने नज़र दौड़ाई दर्शक दीर्घा में बैठे एक युवक पर। उसकी ओर इशारा करते बोला, भाई साहब। वो युवक उठा, बोला, हाँ जी बोलिए, आप आएंगे मंच पर? मैं? हाँ जी, हाँ हाँ, आइए आइए आइए। तो वो युवक आया मंच पर। पूछा सूत्रधार ने, योर गुड नेम प्लीज़? मेरा नाम वीनू है। तो वीनू जी, आप हमारे नाटक में नायक का रोल करेंगे? हंस पड़ा यह सुनकर वीनू। बोला, क्या बात कर दी भाई साहब, मैं आपके जैसा नाकारा, निठल्ला और बेकार नहीं हूँ। नौकरी करते हो? पूछा सूत्रधार ने। नौकरी एम.एड की है मैंने, कोई चपरासी रखने को भी तैयार नहीं। तो फिर बिजनेस होगा? पूछा सूत्रधार ने। वीनू इस पर भी हंस पड़ा। बोला, जनाब बिजनेस के लिए भी नोट चाहिए, जो मेरे पिताश्री के पास नहीं है और बैंक देता नहीं। तब तो जनाब, बोला सूत्रधार, आप बेकारी हैं? तो 100% बेकार हैं। हमारे नाटक में काम करो। बेशक हम आपको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन एक बात तय है कि हमारे नाटकों के माध्यम से आपको फिल्मों में जाने का अवसर मिल जाएगा। वीनू बोला, भाई साहब पहली बात तो ये है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसमें से निकाला एक पाउच। पाउच को किया उसने सूत्रधार के सामने। बोला, ये पाउच देख रहे हैं, इसमें भिंडियों के बीज हैं, पापा ने मंगवाए थे। कहते थे अपने घर की बागीचे में इनको लगाना है। ये पाउच मुझे अपने पापा को जाकर देना है। सूत्रधार, ये बीज भिंडियों के हैं? आप अपने घर की बागीचे में भिंडियाँ लगाओगे हैं? अरे भाई, बागीचे में तो फूल लगाए जाते हैं। कौन से फूल? थोड़ा सा नफरत भरे अंदाज में बोला वीनू। जनाब हमारी बागीची है बंजर, समझे? सूत्रधार, बागीची बंजर भी हो सकती है? वीनू, हो तो नहीं सकती, लेकिन पता नहीं कैसे बंजर हो गई। मुझे लगता है इसके पीछे ये जो वक्त की सरकारें हैं ना, इनका ही हाथ है। सूत्रधार,
बागीची आपकी, उसको संभालना, उसको सजाना संवारना, ये जिम्मेवारी आपकी, और आप दोष डाल रहे हैं समय की सरकार पर। यह हंसने वाली बात नहीं है, हैं? भाई अपनी बागीची को सजाओ संवारो, उसमें फूल बूटे लगाओ, भिंडियाँ लगाओ, कौन रोकता है आपको? बीनू भाई साहब, यह बीज मैं बहुत देर से उठाए फिर रहा हूँ, सोचता हूँ, रोज़ सोचता हूँ कि आज इनको बीजूँ, कल बीजूँ, पर अपने पापा की तरह मैं भी डर जाता हूँ। सूत्रधार, बागीची तुम्हारी, बीज तुम्हारे, डर कैसा? बीनू, अगर मैंने बीज दिए ये बीज और हमारी बागीची में उग गई ये भिंडियाँ, तो उनको लगेगा कि ये तो बागी हो गया। भिंडियाँ लगी तो ये 3 वक्त की सब्जी एक वक्त बनाकर खाना खा लेगा, रोटी खा लेगा उनसे। यह तो हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसीलिए पाउच को मैं खोलने से डर जाता हूँ। चलो तुम्हें क्यों बोर करूँ, चलो मैं यहाँ से। अरे रुको, जब तुमने इन भिंडियों को बीजना ही नहीं तो फिर भाई जाने की इतनी जल्दी क्या है, और घर जाकर क्या करोगे? वो तो बाद की बात है, बीनू बोला। पहले मुझे अपने घर जाने का रास्ता तो मिले। कमाल है, तुम अपने घर का रास्ता ही भूल गए। बीनू, इस शहर की कितनी गलियां हैं, अनगिनत हैं, बोला सूत्रधार, और उनमें से आधी तंग है, बोला बीनू। जो थोड़ी बहुत चौड़ी भी हैं, खुली भी हैं, वो इन खोमचे वालों ने, रेडी वालों ने उन पर कब्जा जमा लिया। वो तंग गलियों से भी ज़्यादा तंग है। वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि एक साइकिल तक नहीं निकल सकता। हमारा शहर क्या है, ये गलियाँ कैसी हैं, पूरी भूल भुलैया जैसी। इन गलियों में पता नहीं कितने रास्ता भूल गए, पढ़ लिख कर भी घर जाने का रास्ता भूल गए। पता नहीं ये शहर कैसा शहर है जिसमें रास्ता ही दिखाई नहीं देता, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। सूत्रधार, हाँ जनाब, ये बात तो सच है। हमारे पड़ोसी का लड़का बीटेक करके सारा दिन पता नहीं कौन सी गली में निकल जाता है, रात को लौटता है तो नशे में टुन। बाप कुछ बोले तो कहता है तुमने मेरा किया ही क्या है। बाप कहता है तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, अब सारी उम्र तुम्हें पालने का ठेका नहीं लिया हमने। बीनू, मैं तो स्वयं खुद अपने बापू को रोज़ भूलता हूँ। पिताश्री, मुझे ज़रूर इस शहर के भूल भुलैयों में भटकाना है। ये जो निकम्मे से शहर में तुमने घर बनाया है ना, बेच दो इसे, और बेचकर जो पैसे मिले उनसे भेजो मुझे बाहर मुल्क। देखना अगर दिनों में रंग ना बदल दिया तुम्हारा तो मुझे कहना। सूत्रधार, फिर ऐसा करते हैं तो हम अपना नाटक इसी शहर पर ही लिख लेते हैं। अब तो काम करेगा हमारे साथ? हाँ, कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, बोला बीनू। सूत्रधार, क्या शर्त है? बीनू थोड़ा शर्मा कर, फिर उसी गली में ही चलिए जहाँ एक रोज़ मैं भटक गया था। भटकता भटकता मिला एक राहगीर से। मैंने पूछा उससे अपने घर का पता, तो वो राहगीर
पहले तो व्यंग से हंसा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। मैं मुड़ने ही लगा था कि सामने चौबारे पर खड़ी एक लड़की जो अपने बाल सुखा रही थी, मेरी बात सुनकर कह लगाकर हंसी, बोली दीवाना कहकर छत के नीचे उतर गई। मैंने सोचा ज़रूर ये लड़की बाहर आकर मुझे मेरे घर का रास्ता बताएगी, लेकिन पैरों मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसके बाहर आने की प्रतीक्षा, लेकिन वो बाहर नहीं आई। और अब मैं रोज़ उसके घर के आगे जाकर चक्कर लगाता हूँ, रुक जाता हूँ कई बार कि वो लड़की बाहर आएगी और मुझे मेरे घर का रास्ता बताएगी, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं आई, कभी नहीं आई। तो जनाब सूत्रधार साहब, आप उस लड़की के घर से ही अपना नाटक शुरू कीजिए। पर बोला सूत्रधार, मैंने जो नाटक लिखा है उसका शीर्षक था एक अनार 100 बीमार। कहने का भाव, हमारे शहर में पता नहीं कैसी बीमारी फैल गई कि 100 लोग इकट्ठे ही बीमार पड़ गए। पीनू उसकी बात काट कर आपको एक राज की बात बताऊं, मेरे पास जो भिंडियों के बीज हैं ना, वो भी पूरे 100 ही हैं। चलो जाने दो भिंडियों का किस्सा, बोला सूत्रधार। अब मेरे नाटक की कहानी सुनो। तो कहकर अपने हाथ में पकड़ी कापी में से पढ़ने लगा सूत्रधार नाटक। पढ़ता बोला, तो अपने शहर के 100 लोग इकट्ठे ही बीमार हो गए। हकीम लुकमान को बुलाया गया। वो कहता, मैं एक पुड़ी देता हूँ, इससे बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन अगर पूरी तंदुरुस्ती चाहिए तो उसके लिए एक अनार चाहिए। अनार के चाहे दाने निकाल कर रोगी को खिलाओ या उसका जूस निकाल कर। बिना अनार के रोगी पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं होगा। जब ये सुना, मैं सुनते ही भागा बाजार की ओर। आप खुद भागकर बाजार गए? और कौन सा, मैंने चपरासी रखा हुआ है, बोला सूत्रधार। अब ज़्यादा टोका टाकी नहीं, मेरा नाटक सुनो। चलो नहीं करता, आगे पढ़ो। सूत्रधार हाँ, फिर कापी में से अपनी रचना पढ़ने लगता है। मैं भाग कर गया बाजार, सारा बाजार छान डाला, पर अनार कहीं से नहीं मिला। फिर मुझे याद आया कि भाई ये तो अनार का सीजन ही नहीं है। बिनू हंसकर, फिर तो हकीम साहब पर पूरा गुस्साया होगा आपको, पूरा। मैंने सोचा ये बदमाश हकीम लुकमान, जब इसको मालूम था कि अनारों का सीजन नहीं है तो इसने अनार का जिक्र ही क्यों किया। मैं ये बड़बड़ाया मन में। बिनू फिर जैसे ही मैं बड़बड़ाया, बोला सूत्रधार। मेरा बड़बड़ाना सुनकर जैसे अलादीन के चिराग से प्रकट होता है ना जिन्न, वो हकीम लुकमान मेरे सामने प्रकट हो गया। दांत निपोर कर बोला, अबे भोले, कहाँ भटक रहा है? वो कोने में जो एक फल वाले की दुकान है उस पर गया है? क्या उस पे के पास पड़ा है एक अनार? अच्छा, जब मैंने सुना अनार है तो मैंने उसको पूछा हकीम लुकमान को कि अनारों का तो सीजन नहीं है। तो फिर हंसकर बोला हकीम लुकमान, वो पिछले सीजन का एक अनार उसके पास बचा पड़ा है। बीनू, पिछले सीजन का मतलब 1 साल पुराना? सूत्रधार हाँ। बीनू, इससे तो अच्छा था बिग बाजार जाते, अनार के जूस की जितनी बोतलें चाहिए थी ले आते। अरे रे 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 रे, ये तो मेरे ध्यान में ही नहीं आया। बेकार उस फलों वाले के हाथों से लुट गया।
लुट गया मतलब बोला सूत्रधार, मैं गया उस फल वाले के पास, बोला अरे भाई फल वाले, मुझे एक पुण्य के काम के लिए अनार चाहिए, सुना है तुम्हारे पास अनार है, मुझे दे दो, जो 50 60 100 लेना हो ले लो। सुनकर फल वाला हंसा, बोला अरे कहाँ फिरते हो भाई साहब, ये अनार बोली वाला अनार है। मैंने पूछा बोली वाला अनार? सूत्रधार बोला हाँ जनाब, इसकी लगी थी कल बोली, आखिरी बोली $2000 की लगी थी। मैं नहीं माना। अब तू बोल कितने की बोली लगाता है? मैंने कहा मुझे कौन सा ये अनार खाना है, मुझे तो पुण्य कार्य के लिए अनार चाहिए। भाई हमारे मोहल्ले में 100 लोग इकट्ठे ही बीमार पड़ गए हैं, उनके लिए इस अनार का जूस निकालना है। हंस के बोला एक अनार 100 बीमार, मतलब सीटें 13 और कैंडिडेट 1000। वो कहता है एमपी की टिकट मुझे चाहिए, वो कहता है एमपी की टिकट का दावेदार मैं हूँ, और तीसरा कहता है मैंने सारी उम्र पार्टी की सेवा की है, इस हल्के की टिकट पर तो दावा मेरा ही बनता है। बीनू ओ एक मिनट रुक। सूत्रधार क्या हुआ हजूर? बीनू यार ये तो मेरी मम्मी की कहानी है, तेरे मम्मी भी एमपी बनने को फिर रहे हैं। अरे और क्या, तो जनाब यहाँ खड़ी पहली ख़त्म करते हैं, दूसरी कहेंगे कल। तब तक नमस्कार।